हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एनर्जी निकालने की कोशिश किया, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन in an atom. Okay, so we find that En is equal to twice pi square mz square e की पावर 4 upon n square s square. Okay, और इसमें से हम जानते हैं यहाँ पे m is equal to mass of electron, z is equal to atomic number, e is equal to charge of electron, n is equal to nth orbit and here h is equal to Planck constant. इसी से प्लांक ने दिया था, अगर देखिए कोई इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी को इवॉल्व करता है वो दो केस हो सकता है। वो सबसे पहले एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में पहुंचता है, ये ग्राउंड स्टेट है, ये एक्साइटेड स्टेट है। एक्साइटेड स्टेट में पहुंच करके ये 10⁻⁸ सेकेंड के लिए यहाँ पे रुकता है, रुकने के बाद फिर ये बैक आता है, तो यहाँ एनर्जी को क्या करता है, इमिट करता है। ओके डियर स्टूडेंट, अब अगर एनर्जी को इमिट करता है तो दो सेल का एनर्जी जो डिफरेंस होगा वो कैसे निकालेंगे, तो ये बात जानने के लिए प्लांक ने दिया था, एक फॉर्मूला दिया था यहाँ पे, डेल्टा एन इज इक्वल टू या डेल्टा ई इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं E2 माइनस E1, यानी ऊपर वाले एनर्जी लेवल से वो नीचे वाले एनर्जी लेवल पे अगर वापस आ रहा है तो एनर्जी जो इमिट करेगा उसका डिफरेंसेस है, और ये इज इक्वल टू ई की वैल्यू हमारे पास टोटल एनर्जी था, ऊपर वाले ऑर्बिट से वो जंप करके नीचे वाले ऑर्बिट में आ गया है, और जब आया तो एनर्जी को कुछ इमिट किया, उस समय इसका जो डिफरेंस होगा डेल्टा इज इक्वल टू दिस, और ये वैल्यू हमारे पास है ट्वाइस पाई स्क्वायर m और फिर z स्क्वायर e की पावर 4 अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर, ये वैल्यू हमारे पास हम लोग जानते हैं बहुत अच्छे से। अब इसको प्लांक ने कैसे दिया है, प्लांक ने कहा है कि परमाणु का आयनन करने पर उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन m2 इज इक्वल टू जो होगा वो इनफाइनाइट के बराबर होगा, इनफाइनाइट कक्ष में पहुंच जाता है, और इससे हम किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए आयनन विभव की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। और जब आयनन विभव की वैल्यू निकाल सकते हैं तो प्लांक के अनुसार क्या होता है, E2 माइनस E1 इज इक्वल टू h न्यू के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, h न्यू के बराबर होता है। अगर इसके के बराबर होता है तो इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे इनके जगह पे हम डेल्टा E की जगह पे या इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, h न्यू इज इक्वल टू ट्वाइस पाई स्क्वायर m z स्क्वायर e की पावर 4 अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर, ये चीज लिख सकते हैं। लेकिन एक चीज और है, जब हमारा एनर्जी डिफरेंस यहाँ पे है तो सिर्फ E1 नहीं लिखेंगे। अब आपने बोला कि इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, तो उस समय इसके जो एनर्जी डिफरेंसेस हो जाएंगे वहां पे 1 अपॉन m स्क्वायर, जो यहाँ पे वैल्यू था, स्क्वायर की वैल्यू को यहाँ पे लिखेंगे, और जब यहाँ पे लिखेंगे तो n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर, ये पूरा हमारा वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ से n अगर हट जाएगा तो ये वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास यहाँ। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए, आप जरा सा इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू है इस वैल्यू को निकालना, एक हमारे पास और भी वैल्यू होता है, c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा की वैल्यू होता है, और अगर न्यू लैम्डा की वैल्यू होता है तो इसके यहाँ पे जो लैम्डा है ये वेव लेंथ है, और ये आपका वेव नंबर को डिसाइड करता है। ठीक है, ये क्या है, वेव लेंथ है, और इसकी वैल्यू यहाँ पे देख रहे हैं, अगर यहाँ पे न्यू रखे तो h को हम यहाँ ले जा सकते हैं, तो ट्वाइस पाई स्क्वायर m z स्क्वायर e की पावर 4 अपॉन h, एक यहाँ पे इंटू हो जाएगा तो h की पावर 3 हो जाएगा, दूसरा 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब इसकी वैल्यू चूंकि यहाँ निकालना 1 अपॉन लैम्डा, अगर इसको कर देते हैं तो ये c यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा ट्वाइस पाई स्क्वायर m z स्क्वायर e की पावर 4 अपॉन h क्यूब
और यहाँ से आपका c यहाँ हो जाएगा 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू आपके पास यहाँ हो जाएगी। ठीक, अब यहाँ से अगर z को हटा दिया जाए डियर स्टूडेंट, z को हम वहाँ रखते तो हमारे पास एक वैल्यू आता है यहाँ पे ट्वाइस पाई स्क्वायर m e की पावर 4 अपॉन h की पावर 3c इज इक्वल टू आर एच। क्या वैल्यू होता है? आर एच की वैल्यू यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, इतने की वैल्यू क्या है? आर एच है। आर एच क्या हमारा रिडवर्ड कांस्टेंट। और जो यहाँ पे 1/λ लिखा हुआ है, एक वैल्यू हमारे पास होता है 1/λ इज इक्वल टू न्यू बार। ये आपका वेव नंबर को डिसाइड करता है। तो अगर इतना इज इक्वल टू ये हो सकता है तो हम यहाँ पे लिखते हैं न्यू बार इज इक्वल टू, यहाँ पे इस पोर्शन पे ये और इसको मिला करके यहाँ पे लिखते हैं आर एच देन जेड स्क्वायर और फिर हमारे पास 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये आर एच इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख लीजिएगा साइड में आर एच इज इक्वल टू ट्वाइस पाई स्क्वायर m e की पावर 4 अपॉन h क्यूब c एंड आर एच की एक वैल्यू हमारे पास होता है जिसे रिडवर्ड कांस्टेंट बोलते हैं 109,737 सेंटीमीटर इनवर्स। अगर ये मीटर में दे रखा है तो ये भी हमारा मीटर में हो जाएगा। ठीक है, ये चीज जान लीजिए। अब यहाँ पे हम लिखते हैं यहाँ पे इट इज नोन एज रिडवर्ड कांस्टेंट। किस नाम से जानते हैं इसको? रिडवर्ड कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। और ये हमारा क्या होता है? वेव नंबर। वेव नंबर बहुत इजी वे में मैंने आपको इस चीज को समझा दिया। अब इसी से हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। वेव नंबर हमको निकालना होगा। रिडवर्ड कांस्टेंट जो वैल्यू है वो आपको दिया होगा, या कभी हो सकता है कि ये वैल्यू दूसरे फॉर्म में दिया जा सकता है। जेड इक्वल टू एटॉमिक नंबर पता है, किस सेल से किस सेल में इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है वो भी हमें पता चल जाएगा। हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, वेव नंबर हम निकाल सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, वेयर आर एच इज इक्वल टू आपके पास क्या होता है जिसे रिडवर्ड कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। रिडवर्ड कांस्टेंट, रिडवर्ड कांस्टेंट, और इस रिडवर्ड कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? इतनी वैल्यू होती है। ठीक है जी स्टूडेंट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैसे वेव नंबर हम जानेंगे, कैसे वेवलेंथ निकाला जाएगा वो भी चीज आपको पता है। वेवलेंथ निकाल सकते हैं, वेव नंबर निकाल सकते हैं। तो इसमें से बहुत सारी चीजें, मास नहीं है, अगर ये पता है मास नहीं है वो निकाल सकते हैं। यहाँ पे सी वेलोसिटी ऑफ लाइट यहाँ पे है, इसको निकाल सकते हैं। प्लांट कांस्टेंट निकाल सकते हैं। हर एक वैल्यू को यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट जो आपके बोर्ड से रिलेटेड था उन इंपॉर्टेंट टॉपिक को हमने यहाँ पे पिकअप किया और उसको समझाने की कोशिश किया। ठीक है, तो इस डेरिवेशन को एक बार आप देखिएगा, बहुत अच्छे से आपके समझ में आएगा। मैंने सारे वैल्यू को यहाँ पे बोल दिया। ओके, थैंक यू ऑल द बेस्ट।